हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कल क्लास स्टार्ट हो गई थी और बीच में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस कारण से वो फिर डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। तो जो हमारा लेक्चर 2 था प्रोग्रेशंस का, वो आज मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मेट जो हमारा था कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। और मैंने आपको बताया था कि कैसे अब मैं सब जगह अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों स्टार्ट कर लिया था और उसके nth टर्म के कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज मैं आपको उसी में आगे सिखाने जा रहा हूँ। अब तक आपने क्या सीखा था? अब तक आपने ये सीखा था कि भाई जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा, है ना, कोई एक एपी है, इसमें जो टर्म्स होते हैं जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, इस तरीके से हम a प्लस एन माइनस 1d इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा जो nth टर्म हो जाएगा किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। सो फार ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो मैंने इसी में एक छोटा सा चेंज किया था, और वो चेंज क्या था कि इस nth टर्म को आप लिखने लगो कुछ इस तरीके से, है ना, n टाइम्स टी प्लस ए माइनस टी। भाई रीअरेंज कर दिया, इसको खोल दीजिए, ये बन जाएगा ऐसा। अब ये डी हो गया या ए माइनस डी हो गया, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। ये सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा nth टर्म है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो एक्चुअली में एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेसिकली देखा जाए तो हमारी जो पढ़ाई हुई थी वो इसी को लेकर के हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पहले बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर हम उसमें ट्रिकी प्रॉब्लम्स लगा करके, है ना, टिप्स ट्रिक्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को और अच्छा बनाएंगे, और धीरे धीरे करके फिर एडवांस तक के लेवल तक जाएंगे। तो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 ओनली, बिल्कुल जो बेसिक था। तो भाई बेसिक में हमने ये दो चीजें, ठीक, और खूब सारी प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए ये समझ लीजिए मैथ्स सीधी सीधी बात है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका जो मैथमेटिक्स है वो होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज़ों के साथ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, आपको ध्यान भी होगा ये क्वेश्चंस हम किए थे। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने दूसरा और तीसरा सवाल लास्ट क्लास मीन्स मेरी जो पहली क्लास थी में किया हुआ था, मैंने आपको इन सवालों को दो तरीके से करके दिखाया था। ठीक है ना, मैंने एक मेथड 1 दिया था, एक मेथड 2 दिया था, इन दोनों सवालों को आपने दो तरीकों से किया था। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं तो हम कुछ नए तरीके भी सीख। पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, देन फाइंड द 11th टर्म। मतलब कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म जो है वो आपको 7 दिया हुआ है, और उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म ये आपको 11 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है 11th टर्म। ठीक, सीधी सीधी बात ये हो गई। अब मेरी बात समझिएगा, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको स्कूल में ही मिलेगा ज्यादा करके। वहां कैसे करना है, तो भाई ये हमारा मेथड 1 हो गया, एक्सक्लूसिवली जो स्कूल के लिए हम ऑप्ट करेंगे कि हमको इस प्रोग्रेशन में ना तो इसका फर्स्ट टर्म पता है, इस प्रोग्रेशन में ना मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। क्वेश्चन देने वाले ने सिर्फ ये बोला कि भाई आपका जो तीसरा टर्म है वो 7 है, जो पांचवा टर्म है वो 11 है। अब मुझे क्या नहीं पता, मुझे दो बातें नहीं पता, मुझे ए नहीं पता, मुझे डी नहीं पता, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो मेरे लिए दो अननोन है। अब दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस चाहिए, दो इक्वेशंस बनने के लिए दो कंडीशंस दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दो कंडीशंस दी गई है, देख लीजिए। आपका थर्ड टर्म 7 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म 11 दिया हुआ है। तो बेटा यहां से आप एक बात समझो। अब अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, अगर हम ये लेकर के चलते हैं, ठीक, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस
3 माइनस 1d, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। ये हमें 7 दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 5 माइनस 1d, ये हमें 11 दिया है बच्चों। तो इस हिसाब से मेरे दो अननोन और दो इक्वेशंस बनते जाएंगे। आप सब समझ रहे होंगे इस बात को। दो इक्वेशंस ये बन गई। एक मेरे पास आ गई a प्लस 2 विच इज 7, एक आ गया a प्लस 4d विच इज 11। ठीक, अब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। भाई आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 2d, ये 2d बचेगा, और 11 माइनस 7 ये 4 हो जाएगा। तो यू गेट द डिफरेंस 2। देखो एक अननोन तो मिल गया हमें। अब डिफरेंस उठा करके 2 हम यहाँ डाल दे रहे हैं पहली इक्वेशन, है ना। जब डिफरेंस उठा करके 2 मैं यहाँ डालूंगा पहली इक्वेशन में, तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 2 इंटू 2, मतलब a प्लस 4 इज 7, या a आ जाएगा हमारे पास 3। सही बात यह है कि जो हमारे दो अननोन थे, एक तो हमारा फर्स्ट टर्म वो आ गया 3, कॉमन डिफरेंस वो आ गया 2। तो अगर ये बात सबको समझ में आई हो, जो 11th टर्म होगा, अब 11th टर्म क्या होता, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो इस हिसाब से क्या बनेगा बच्चों, a हो गया 3, 11 माइनस 1 हो गया 10, और d हो गया 2। तो ये 23 हमारे पास आ गया होता। अब ये इस सवाल को करने का आपने मेथड 1 देखा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। जितना हमने पढ़ लिया उस हिसाब से हम क्या क्या इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, कैसे देखना बच्चों। अब मैं इसी को मेथड 2 में आपने ये सीखा था कि जो हमारा nth टर्म होगा, है ना, nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, मतलब उसे हम ऐसे भी पढ़ सकते थे। एक और बात पता चल गई ना, ये तो अब दिमाग में रहेगा कि कभी भी अगर कोई आपको बोले कि हमारे पास एक प्रोग्रेशन है, उसका nth टर्म 2n प्लस 3 है, 5n माइनस 7 है, मतलब एक लीनियर टर्म हो, n का डिग्री 1 हो, ठीक है ना, तो n का हाईएस्ट पावर जा रहा है वो 1 हो, तो मतलब लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बनेगा। तो अब जैसे nth टर्म मेरा an प्लस बी, ऐसा मैंने आपको दिया, ठीक बच्चों। अब इसमें भी दो अननोन है a और b, ठीक। तो अगर बोलेंगे कि थर्ड टर्म 7 है, मतलब t3 हमारा 7 है। अब t3 का मतलब क्या हुआ, n को 3 डाल दिया तो ये 3a प्लस बी बन जाएगा। इसी प्रकार से t5 11 है, n को 5 डाल दिया तो ये 5a प्लस बी बन जाएगा। अब देखो बेटा दो अननोन दो इक्वेशन फिर से आ गई। अब आपकी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप 2 में से 1 को घटा लो, तो यहां से 2a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, या a आ गया 2। अब a को उठा करके 2 डाल दीजिए। जब आप a को उठा करके 2 डालोगे, ठीक है, यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, 7 इज 6 प्लस बी, मतलब बेटा b जो आ गया वो आ गया 1। अब अगर a 2 है b 1 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आप 11th टर्म बताओ, 11th टर्म क्या लिखोगे आप, a इंटू 11 प्लस बी। ये आपका 2 था तो इट इज 2 इंटू 11 प्लस 1, मतलब 23 आ गया। देखो, तो ये जो दो तरीके हो गए, एक nth टर्म को a प्लस एन माइनस 1d से यूज करना, दूसरा nth टर्म को इस तरह से a n प्लस बी के फॉर्म में यूज करना, ठीक है। ये दोनों ही तरीके से आपने क्वेश्चन को होता हुआ देखा। मुझे लगता है कंपैरेटिवली, है ना, तुलनात्मक अगर हम देखें तो आपको ये ज्यादा सही लगा होगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा, कम स्टेप्स में हो रहा। बट अब मेन जो चीज है वो सीखना हमारी बाकी थी ना। हम सवाल अगर हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो हम ना ये करने वाले ना ये करने वाले, ये टाइम लेंगे बहुत। हम क्या करेंगे, तो करने वाले हैं, अब उस चीज को सीखिएगा, ठीक। सबसे पहले समझिए मेरी बात। देखो भाई, आपने बोला कि nth टर्म हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है ना, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इस तरह का कुछ हिसाब किताब बन रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब ये देखते ही साथ आपको स्ट्रेट लाइन याद आ गई। ऑब्वियसली नाम ही रख रहे हो लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर लाइन। तो यहां से समझिएगा
जैसे हमारे पास में ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। अब ये स्ट्रेट लाइन हमारी अगर 2 पॉइंट से पास होती है, सपोज एक हो गया x1 y1 और एक x2 y2, तो इसका स्लोप है या ग्रेडियंट जिसे बुलाते हैं, स्लोप क्या होता है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है ना, या काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए जो एंगल बना थीटा, इसका टेंजेंट, ये टेन थीटा, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, तो आपने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये जो टेन थीटा है ये हमारा यहाँ पर m हो गया, और ये क्या बन रहा होगा यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब बात उठी कि मैं अचानक से प्रोग्रेशन पढ़ाते हुए एनिट टर्म समझाते हुए आपको स्ट्रेट लाइन और स्लोप क्यों समझाने लगा। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जैसे लिखते हो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही तो ये भी देखो ना, nth टर्म जो था वो कैसा आया था, a n प्लस। बस बात इतनी सी है कि यहाँ x तो रियल नंबर होता था, पूरा कंटिन्यूअस पैटर्न बनता था, इस जगह पर n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे, तो मतलब ये जो अगर मैंने टर्म्स को y एक्सिस पे और नंबर को, टर्म नंबर को x एक्सिस पे प्लॉट करना शुरू किया, तो आप देखो कि हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये भी तो स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक एपीएम उठाते हैं, है ना, एक रैंडम एपीएम उठा रहे हैं, सपोज एपी जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस 3 है, ये ले लिया मैंने। अब इसका फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म 5 हो जाएगा, थर्ड टर्म 8 हो जाएगा, फोर्थ टर्म 11 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप एक छोटा सा काम कर लो, वाई एक्सिस पे टर्म प्लॉट कर लो और एक्स एक्सिस पे टर्म नंबर, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे आप टर्म नंबर है वो शो कर दो। जैसे n को जब आप 1 डालोगे तो t1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, दिस पॉइंट 1,2। 1,2 से मेरा क्या मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये हो गया 1,2। अच्छा, फिर ऐसे ही सेकंड टर्म हमारा 5 आया, देखो थर्ड टर्म हमारा 8 आ गया, फोर्थ टर्म हमारा 11 आ गया। अब सारे लाई तो एक ही लाइन पे करेंगे, ठीक, तो ये जैसे मैं इसको 2,5 पॉइंट बुला सकता हूं, इसको मैं 3,8 पॉइंट बुला सकता हूं, इसको मैं 4,11 पॉइंट बुला सकता हूं, एंड सो ऑन। ये सभी लोगों को अच्छे समझ में आई बात। तो अब अगर ये बात समझ में आई तो इसका मतलब बस इतनी सी बात, मेरे को स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा कोई वो नहीं बताना था, सिर्फ इतना ही बताना था कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है ना, उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हम कैसे करेंगे, ठीक है, और उसका अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या एप्लीकेशन। तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देने वाले ने, ठीक है, क्वेश्चन देने वाले ने आपको क्या बोला, हम यही क्वेश्चन कर रहे थे। अब आप देखो एक कंपैरेटिव स्टडी क्वेश्चन की आपके सामने है, ये आपका मेथड 1 से मैंने किया, ये मेथड 2 से किया, और अब हम चल रहे हैं मेथड 3 की तरफ। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब हम मूव कर रहे हैं मेथड 3 की तरफ। मेथड 3 में क्या है, आपको सवाल मिलता है, ठीक, आपने सवाल पढ़ा, मतलब आप घड़ी से इसको देख सकते हो, आपने सवाल पढ़ा, आपको बस इतना दिया हुआ है कि हमारा थर्ड टर्म 7 है, ठीक भाई, थर्ड टर्म 7 है, तो n तो 3 हो गया और टर्म की वैल्यू थी 7, तो 3,7, और फिफ्थ टर्म 11 है, और 11th टर्म क्या होगा ये पूछ रहे, तो उसको 11, t11 लिख दो। हमें क्या निकालना है, हमें t11 निकालना है। अब सब लोग ये तो मानते हैं ना कि भाई ये लाई तो सेम लाइन पे ही कर रहा है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इफ दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन तो स्लोप तो सेम होना चाहिए ना। स्लोप सेम होने का मतलब क्या है,
कि y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज सबके लिए सेम आएगी। तो देखना जरा, मुझे T11 निकालना था, तो जैसे मैं लिखता T11, ठीक है, अगर मैं लिखता T11 माइनस 11 अपॉन 11 माइनस 5, ये आ जाता स्लोप T11 माइनस 11 अपॉन 11 माइनस 5। लेकिन ये स्लोप वही तो होता भाई, ये तो है तो स्ट्रेट लाइन, चाहे आप यहां से स्लोप निकालो चाहे यहां से निकालो, रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए। तो यहां से वो हो जाता 11 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 3। अब इतना सही काम तो करना है, यहां से क्या लिख के आया बताइए, T11 माइनस 11 ठीक अपॉन 6 इज 4 अपॉन 2, ठीक, 3 सामने भेज दिया, T11 आ गया 11 प्लस 12 23 स्ट्रेट अवे। बात समझ में आई अच्छे से? तो मतलब अब हमारे पास 3 तरीके हो गए। एक वही वाली बात है ना कि कॉन्सेप्ट सीखा अच्छे से, फिर ट्रिक समझना शुरू करी, तो अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तरह तरह की ट्रिक्स आपको मिलती जाएंगी। तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन अच्छे से करना है, पूरा करके दिखाना है मेथड के साथ में। आपके सामने ये तरीका रखा हुआ है, ठीक, थोड़ा सा समय बचाना है, ये तरीका आ गया। और अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसा मिलता है तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमको सवाल पढ़ना है और जवाब देना है, वहां किसी को करके तो दिखाना नहीं है। तो सवाल पढ़ा और जवाब दिया, सीधा स्लोप बैलेंस आंसर, ठीक। चलिए गुड, तो अब हम यहां तक तो सीख ही गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल था वो देखा जाए। हाँ भाई बच्चों, अब इसको देखिए जरा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, अब ये आइडेंटिफाई करते हैं। हमको बोला गया है कि आपको nth टर्म निकालना है इस प्रोग्रेशन का। भाई मेरे को तो आपको सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे है ना 24, ठीक, 66, ठीक है, 126, ठीक है। जाहिर सी बात है, इतना देख करके ही आपको समझ में आ गया कि यार अभी हाल फिलहाल हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं देख रहे, मतलब ये विश्वास तो सबको हो गया। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, nth टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मतलब इसका कुछ और मतलब है, हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए उसको। तो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझना कि आप सबसे पहले 3 को देखो, 6 को देखो, 9 को देखो, 12 को देखो, तो आप तुरंत बता दोगे कि अगला वाला टर्म क्या है ना। वेरी गुड, 15 आ गया ना जवाब, ठीक। तो इसका मतलब एक पैटर्न समझ में आ गया सबको। उसे मैं अलग से लिख लेता हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखो इधर पे, अब इन्हें देखना शुरू करो, 8, 11, 14, 17। यहां भी आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं 8, 11, 8, 11, 14, 17 एंड सो। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये दोनों अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चल रहे हैं। मतलब जैसे आप अगर इसका nth टर्म निकालना चाहो तो इसका nth टर्म क्या बताओगे, आप बताओ, इसका nth टर्म क्या होगा। a प्लस n माइनस 1d लगाते तो इट विल बी 3 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस भी देखो 3 चल रहा है तो वो सिंपली 3n हो जाएगा। ये आप सीधे भी बोल सकते थे। इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा भाई, a प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना दिख रहा 3।
अब यहां से क्या आएगा 3n+5। तो इस हिसाब से अब मुझे क्या लग रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कि भाई जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो अपने आप में, मतलब अगर मैं उसे ऐसे देखता हूं 24, 66, 126, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे ऐसे देखना शुरू करूं कि ये क्या लिखा था, ये जो शुरुआत के टर्म्स थे ये एक अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे थे, तो इस तरह से जो इनका nth टर्म होता उसमें जो पहली पोजीशन पे टर्म आता वो इसका ही nth टर्म होता, 3, 6, 9, 12 का, तो वो 3n हो गया। इसी तरह से जो सेकंड पोजीशन पे आ रहे थे 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन, तो जो nth टर्म की जगह पर आता वो इसका nth टर्म हो गया होता, 8, 11, 14 इस सीरीज का nth टर्म हो गया होता, वो बन गया 3n+5। तो भाई ये आ गया ना आपका nth टर्म, आपका nth टर्म क्या बन गया 3n इंटू 3n+5। ये हो गया पूरा मामला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एज आई टोल्ड यू, आज का हमारा पूरा फोकस nth टर्म तक रहेगा। आज मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से सीखो, सारे तरह की प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो देख करके कि भाई अगर कॉमन डिफरेंस जो हमारा चल रहा है वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। वो देख करके ही समझ में आ रहा होगा। जैसा कि देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म जो आ रहा है, हमारा फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो तो हो गया 20, ठीक। अच्छा, डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा 19 1/3 -20, मतलब -2/3। अब डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो गया। ठीक है ना, एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब ये प्रोग्रेशन अगर छोटा होता जा रहा है तो कभी ना कभी नेगेटिव भी बनेगा, तो वो उसी तरीके का सवाल पूछ लिया हमसे कि इस प्रोग्रेशन का बच्चों कौन सा टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो। जब कभी ऐसे सवाल आएंगे तो तुमको क्या करना है, तुम सिर्फ वहां पर सबसे पहले nth टर्म लिखना और उस nth टर्म को लेस देन 0 कर देना, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट नेगेटिव टर्म आइडेंटिफाई करना है। अगर बोलते लास्ट पॉजिटिव टर्म तो ग्रेटर देन 0 कर देना। ठीक है, देखना जैसे मुझसे बोला गया कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे nth टर्म, वो बन जाएगा a प्लस n-1, डिफरेंस आ रहा है -2/3, और इसे क्या करेंगे हम लोग लेस देन 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करना है। अब यहां से देखो, यहां से बन क्या रहा हमारे पास में, ये चीज कुछ ऐसी आ जाएगी 20 -2/3 इंटू n-1 लेस देन 0, तो क्यों ना इसे उस तरफ भेज दिया जाए, 20 इज लेस देन 3 n-1, हम यहां तक आ जाते। अब इस पूरे को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो ये 1 बन गया, यहां n-1 आ गया। अब देखो बेटा ये क्या आ रहा, 30 n-1 या n इज ग्रेटर देन 31, ये नोटिस करो। तो आंसर 31 नहीं है। देखो n क्या है, n क्या है, n टर्म नंबर है, एक नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं n 31 से बड़ा है, तो 31 से जस्ट बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 32। तो इसका मतलब यहां पर बच्चों जो 32nd टर्म होगा ना, वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। और जो 31st टर्म है, देखो 31st टर्म क्या आ रहा, 31st टर्म क्या आ रहा, ये था 20, फिर 31 -1, डिफरेंस आ रहा है -2/3, यहां से वो क्या बनेगा 20 प्लस 30 इंटू -2/3,
ठीक है, मतलब 31st टर्म क्या बन गया, 31st टर्म आ गया 0। ठीक, तो आपका 32nd टर्म पहला नेगेटिव टर्म बना, 31st टर्म 0 था, 30th टर्म वॉज द लास्ट पॉजिटिव टर्म। अगर आपको इसमें यह पूछा जाता कि आखिरी पॉजिटिव टर्म कौन सा है, तो कौन सा है, 30th टर्म। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने का मन है आपका, ठीक, कुछ नहीं करना। देखो देखो, इस बार मुझे आखिरी पॉजिटिव टर्म पता करना था बच्चों, तो 20 -2/3 n-1 ग्रेटर देन 0 करेंगे, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 2/3 n-1, बोथ साइड 3/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो यहां से क्या आया, यहां से आया n-1 लेस देन 30 या n लेस देन 31। अब 31 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 30। तो जो 30 होगा ये आपका लास्ट पॉजिटिव टर्म है। थर्टी फर्स्ट टर्म 0 आया था और 32nd टर्म जो है आपका, वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन गया बच्चों। तो चलो, मतलब कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा बनेगा कि हमारा कौन सा टर्म लास्ट पॉजिटिव टर्म था, कौन सा टर्म जो है हमारा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे तो ये तरीका होता है पता करने का। बट माई मोटिव वॉज नॉट कि मैं आपको इस पर इतना ही बताऊं। देखिए, सवाल बनाने वाले तो बहुत तरह के सवाल बनाते हैं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक में हमने इस चीज को उठाया, अब देखिए इस पर क्या क्या बातें हो सकती, आगे आने वाले दिनों में, है ना, मींस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम डिस्कस कर रहे होंगे। भाई आज हम एन टर्म पढ़ रहे हैं, उस पर हम कमांड ले रहे हैं, तो ऐसा भी तो होगा ना कि हम एन टर्म के बाद में सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे, तो सवाल उसमें भी अच्छे अच्छे बनने शुरू होंगे। तो कभी ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसा ही आपको सीक्वेंस दे देंगे। ठीक, ऐसा ही सीक्वेंस देने के बाद में, ये देने के बाद में आपसे बोलेंगे कि भैया इसका मैक्सिमम, मतलब हम कितने टर्म्स ले लें ताकि सम मैक्सिमम आए। अब नॉर्मली सोचने वाली बात है कि यार सम को मैक्सिमम, है ना, अधिकतम बनाना है। इसका मतलब ऐसा कुछ है कि सम जो है वो बढ़ते बढ़ते फिर घटना भी होता है। भाई आप समझना, जैसे मान लो मैं आपको बोलता कि चलो आप 20 में 19 1/3 जोड़ो, तो आप आगे बढ़े। 19 1/3 जोड़ने के बाद 18 2/3 भी जोड़ दो तो और आगे बढ़े। तो ऐसे करते करते सम कब तक बढ़ा, सम बढ़ा आखिरी पॉजिटिव टर्म तक। आखिरी पॉजिटिव टर्म आपने निकाला था अभी 30th टर्म था। तो मतलब जब मैंने इसमें, भाई मेरे डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कम होता हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पर नंबर्स तो पॉजिटिव है। तो 20 में 19 1/3 जोड़ना, फिर 18 2/3 जोड़ना, है ना, इस तरह से हम चलते चले जा रहे। तो जब हम 30th टर्म जोड़ेंगे तो छोटा सा ही कुछ जोड़ेंगे और वो उस वैल्यू को बड़ा करता चला जाएगा, सम हमारा बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ मामला हो जाएगा कि आपका जो सम है वो 30th टर्म पे मैक्सिमम आया। अब आप इसमें अगर 31st टर्म डालते हो, तो 31st टर्म डालने का मतलब है कि वो तो 0 था तो सम उतना ही रहने वाला है, और उसके आगे से आपके नेगेटिव टर्म शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब उसके बाद जो अगला टर्म आप जोड़ते वो नेगेटिव होता, तो वो सम को ऊपर नहीं ले जाता, वो सम को नीचे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये यहां पर पूछता आपसे कि भाई हम कितने टर्म्स लेंगे ताकि सम मैक्सिमम आए, तो आप बोलते कि सर आप 30 टर्म्स ले लीजिए, आपका सम मैक्सिमम हो जाएगा। या अगर आप 31 भी बोलते तो गलत नहीं होता, क्योंकि 31st टर्म 0 था, वो सम मैक्सिमम ही रखता, उसे कम नहीं करता। जैसे ही आप 32nd टर्म जोड़ते, 33rd टर्म जोड़ते, वो सम नीचे आने लगता। तो मतलब क्या हुआ, ये जस्ट मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई कि क्वेश्चन हल्का नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें जोड़ी जा सकती थी। हम शुरुआत कर रहे हैं तो उस तरीके से देख रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अब समझना यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए या कुछ और भी आपको अदर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं ये प्रॉब्लम को लेकर के आया। मैं इसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन आपसे करना चाहता हूं, वो करके फिर हम वापस इस प्रॉब्लम पे लौटते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई को टर्म्स मानने हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, टर्म्स इन एन एपी,
ऐसे हम लोग अभी ले रहे होंगे। मैं हेडिंग में डाल देता हूँ सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सपोज मैंने बोला कि यार हमें 3 टर्म्स लेने हैं, मैंने आपको बोला कि हमको 3 टर्म्स लेने, 3 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात सुनना, एक तरीका तो हो गया हमारे पास ए प्लस डी और ए प्लस 2d। भाई 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलने का ये तरीका बढ़िया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं एक और तरीका है, भाई हमें 3 टर्म्स जब लेने होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका मतलब यही तो है ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपका जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम चलना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूं, डिफरेंस तो बच्चों इसमें भी डी ही चल रहा है, डिफरेंस इसमें भी कांस्टेंट ही चल रहा है, ये सभी लोगों को समझ में आई होगी बात अच्छे से। तो अगर डिफरेंस इसमें भी डी चल रहा है, तो 3 टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानने हो तो ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, दोनों में ही कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपको लेना हो। 5 टर्म्स लेने थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक, 5 टर्म्स लेने थे, तो भाई आप अगर ऐसे मानते तो भी सही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है। और वहीं आप अगर इसको ऐसे लिख रहे होते, अगर कुछ इस तरीके से लिख रहे होते, अगर आप ऐसे लिख रहे होते उसे, तो बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है पर्सनली, या आप कुछ दिनों बाद से आपको भी लगेगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, कि ऐसे लेने में बहुत सारे केसेस में क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो जाते हैं, सॉल्विंग ज्यादा नहीं करनी, कहीं कहीं तो सीधा सीधा इनका सम दे दिया जाता है 5 नंबर्स का, तो हमारा एक अननोन तो सीधे ही मिल जाता है हमें, भाई जोड़ दिया सबको, ए आ गया, ठीक है ना। आप देखोगे, अब जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आप नोटिस करोगे। तो अब यहां पर अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो आप देखो यहां पर कितनी प्यारी बात रखी गई थी सामने। एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी जो साइड्स है ना, जो साइड्स की लेंथ है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कहने का मतलब है कि भाई अगर ये हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक, इसमें ये जो तीनों साइड्स हैं दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई साइड लेंथ मैं ऐसे ले लेता हूं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, साइड लेंथ को मैं इस तरह से ले लेता हूं। ऑब्वियसली अगर हम डिफरेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं, डिफरेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो सबसे बड़ा टर्म तो यही हो जाएगा, मतलब ये इस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में हाइपोटेनियस पे आकर के लगेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस डी, है ना, और इन दोनों में से किसी भी एक को आप ए माइनस डी बोल सकते थे, किसी को भी ए बोल देते। अब आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आपको पाइथागोरस तो याद आ गया ना, आप तुरंत समझ गए इस बात को कि भाई ए माइनस डी का स्क्वायर, ए माइनस डी का स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा जो है वो ए प्लस डी का स्क्वायर होगा। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कि जो लेंथ ऑफ साइड्स है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो और साइड्स का रेशियो बता दो, मतलब जो जो भी डिटेल्स हो सकती थी, साइड्स का रेशियो बता दो, स्मॉलेस्ट साइड कितनी है ये बता दो, एरिया अगर 24 होगा, अगर एरिया 24 होगा तो स्मॉलेस्ट साइड लेंथ कितनी होगी ये बता दो। ये सवाल मेनली है हमारे सामने, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां तक हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, उसे यहीं ले आते हैं, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4ad इज 0। अब ए कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा a माइनस 4d इज 0। तो दो बातें निकलेंगी यहां से, क्या,
एक कि ए 0 होगा, दूसरी कि ए जो है वो 4d के बराबर होगा। ना ऑफ कोर्स ए 0 तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइंगल में कोई एक साइड लेंथ 0 होगी, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या रहा होगा बात, यहां बात क्या होगी कि a इक्वल्स टू 4d रहा होगा। तो मैं जो 3 साइड्स लेकर के चल रहा था बच्चों, मैं लेकर चल रहा था ये 3 साइड्स, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो क्यों ना हम a की वैल्यू 4d के बराबर डाल दें, तो ये 4d माइनस डी मतलब 3d बन जाएगा, ये 4d हो जाएगा, और ये 4d प्लस डी मतलब 5d हो जाएगा। तो तुम बताओ जो रेशियो ऑफ साइड लेंथ है वो क्या बन जाएगा? तो रेशियो ऑफ साइड लेंथ है वो तो स्ट्रेट अवे 3:4:5 हो गया ना बच्चों। और ऐसे में ही अगर तुमको ये बात बोल दी गई, ऐसे में ही अगर ये वाली बात बता दी गई कि ट्राइंगल का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट है, ये समझना, तुमने इसको a माइनस डी माना था तो मतलब ये 3d हो गया, उस हिसाब से ये 4d हो गया, ये 5d हो गया। और अब अगर मैं बोलूं कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 24 स्क्वायर यूनिट है, उसका मतलब बेटा क्या निकल रहा है कि हाफ इंटू 3d इंटू 4d इज 24। तो हमारा जो डी स्क्वायर यहां से आएगा है ना, ये कितना हो गया, 6d स्क्वायर इज 24, मतलब डी स्क्वायर आ गया 4। अब डी स्क्वायर अगर 4 है तो इसके दो मतलब निकलेंगे बच्चों, या तो d माइनस 2 होगा या d2 होगा। तो अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माना था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो हमने d को पॉजिटिव माना था, तो हम d को 2 ले लेंगे। अगर d को 2 लेंगे तो देखो ये साइड लेंथ कैसी बन के आएंगी, 6, 8 एंड 10। तो जो स्मॉलेस्ट साइड होती वो 6 यूनिट की होती है ना, ये हमारा ट्राइंगल होता जिसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी ओबे हो रही होती। सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम एक मुझे इंट्रोड्यूस करनी ही थी, मैं इसको लेकर के आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिएगा ये चीज समझते हैं, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये सीखने पर और भी फिर बड़े बड़े तरह के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि इसके जस्ट बाद पिछले साल आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, हम उसको डील करेंगे, है ना। तो अब समझ सकते हो कि तरीका क्या रहेगा। हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया nth टर्म। अब nth टर्म में मैं आपको स्कूल वाला पूरा पैटर्न सिखाते 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 कहाँ तक जाने लगा वो समझ में आ, फिर ऐसे ही कल उठेगा सम, नेक्स्ट क्लास में सम आएगा, फिर सम को सिखाते 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 समझ गए बात को। तो ये अपना तरीका चलने वाला। चलो देखो ध्यान से, अब प्यारा सा सवाल है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू प्रोग्रेशन। दो प्रोग्रेशन आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, 17, 21, 25, ठीक, ऐसे करते करते 4, 1, 7 तक गया ये प्रोग्रेशन। दूसरा हो गया 16, फिर 21, फिर 26, और ऐसे करते करते ये गया 466 तक। अब आप बेटा ध्यान से देखो, ठीक, जाहिर सी बात है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखता हूं तो इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना बन रहा है, कॉमन डिफरेंस बन रहा है 4। इस केस में कॉमन डिफरेंस बन रहा है 5। सभी लोग समझ रहे हैं ना, इधर डिफरेंस 4 आ गया, इधर डिफरेंस 5 आ गया। मुझसे क्या कहा गया, मुझसे कहा गया कि आप जो इसमें टर्म्स देख रहे हो, जो उसमें कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई करो। तो अब कोई भी स्टूडेंट इसको जब पहली बार सवाल को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चलेगा, हम इस सवाल को कई कई तरीकों से करेंगे, ठीक। तो कोई भी स्टूडेंट जब इस सवाल को देखेगा उसे ये समझ में आ गया पहले तो कि हाँ ठीक है, दोनों सीरीज में कुछ टर्म्स कॉमन होंगे, यहां पर हमें उन टर्म्स के बारे में बताना है, या ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है ये बताना है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता हो कॉमन टर्म्स का सम पूछ लें या और कुछ उस पर करके दिखाएं। हाल फिलहाल हमको ये बताना है कि इन दोनों प्रोग्रेशंस में कौन कितने टर्म्स कॉमन है। मुझे एक तो मिल ही गया 21, नेक्स्ट कौन सा आता। जैसे अगर मैं ऐसे रैंडमली करना शुरू करूं, है ना, ये इसका
प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो था आप तो समझ ही सकते हो कि वो था 4। तो मतलब मैं इसके बाद लिख रहा होता 29, ठीक, फिर 33, फिर 37, फिर 41 एंड सो ऑन। इसका कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस था 5, तो यहां मैं लिख रहा होता इसके बाद 31, फिर 36, फिर 41 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट कॉमन टर्म आप लोग समझ सकते हो, नेक्स्ट कॉमन टर्म आप लोगों को ये मिला 41, ठीक। तो मेरा पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा, पहला कॉमन टर्म मेरा आ गया 21, नेक्स्ट आ गया 41, नेक्स्ट अब आप इसको अगर आगे बढ़ाते जाओ तो आ गया 61। तो इस तरीके से ये कॉमन टर्म्स मिलने शुरू हो गए, 61, फिर 81, फिर 101। तो ऐसे करते करते 401 तक गाड़ी पहुंच गई। समझो अगर इस तरीके से हम सोचें तो, है ना, मतलब अगर सच में आप इस पे आ गए कि हम तो सारे नंबर लिख के देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से कॉमन है, तो आप पहुंचोगे इस कहानी के इस जगह तक 401 तक। ये हमारे पास इतने टर्म्स थे जो कॉमन थे। अगर आपको काउंट करना था कितने टर्म्स थे तो भाई nth टर्म लिख लो 401, फर्स्ट टर्म क्या था 21 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या चल रहा था 20, तो 380 है ना, इज n माइनस 1 इंटू 20, या n माइनस 1 19 आ गया, n आ गया आपका 20। वैसे तो यार ये जो सिचुएशंस होती हैं सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि वो BC टर्म दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है या कुछ अलग तरह की सिचुएशन आ रही तो ये तरीके आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर यहां तक बच्चों बात समझ में आई तो मैं ये बताऊं कि इस तरीके से अगर हम सवाल करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी बन सकता है, गलतियां भी करवा सकता है और टाइम कंज्यूमिंग तो हो ही जाता है। तो हम अपना तरीका अब बदलेंगे, अब हमारी थोड़ा सा थॉट इसमें डेवलप करते हैं, शुरू करते हैं सवाल को एक बार फिर से, ठीक। देखिएगा, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि ये तरीका बहुत ज्यादा कम्बरसम है, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, आपका समय खराब करने वाला तरीका है, गलतियां भी करवा सकता है। आपको क्या सोचना चाहिए वो चीज मैं इधर से समझाता हूं। देखो, सपोज करो कोई एक रास्ता है और रास्ते में ये टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से टाइल्स लगे हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि यहां मैंने आपको एक रोड दे दी है और उस रोड पर ये ऐसे टाइल्स लगे हुए हैं। अब दो लोग जैसे यहां पर हैं, ठीक है, अब इसको अगर आप ऊपर से देखोगे, समझना बात को, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही तो दिखेगा और दो लोग आपको यहां दिखेंगे, ठीक। अब ये जो पहला इंसान है ये क्या करता है, हर बार में 4 टाइल आगे जाकर के गिरता है। जैसे अगर मान लो किसी समय पे ये यहां था तो अगली बार ये यहां होगा, ये वाला 5 टाइल आगे जाता है, ये यहां पहुंचेगा। तो इस तरीके से चलने दो। तो हाल फिलहाल आप नोटिस करो कि शुरुआत इनकी इस जगह के से हम मान लेते हैं कि जहां दोनों के स्टेप्स पड़े, एक साथ पढ़ेंगे ये बिल्कुल मैंने नहीं, ठीक। मतलब कहने का क्या हुआ कि भाई इनके दोनों के सेकंड टर्म 21 थे, लेकिन उसके बाद में आप नोटिस करो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इसका सिक्स टर्म 41 बना था, है ना, और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ टर्म इसका 41। तो एक साथ यहां कदम पड़ेंगे ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि यहां एक लाइन में इनके स्टेप्स आए थे, कोई कभी निकला होगा कोई कभी निकला होगा, अगली बार, है ना, अगली बार ऐसे ये वाली चीज कहां पे होगी, नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज कहां पे होगी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा समझने वाला है। वो हर बार में 4-4 टाइल्स आगे बढ़ता है, ये हर बार में 5-5 टाइल्स आगे बढ़ता है। तो अगली बार में दोनों किस जगह पर हम कह सकते हैं कि इधर से तो पास हुए ही थे, वो कभी हुआ हो ये कभी हुआ हो, एक लाइन पे तो आया होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि वो ऐसी पोजीशन होगी जो 4 का भी मल्टीपल होगी और 5 का भी मल्टीपल होगी, क्योंकि ये 4 आगे बढ़ रहा वो 5 आगे बढ़ रहा। अब बताओ 4 का भी मल्टीपल होगी और 5 का भी मल्टीपल होगी, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 20 होगी। या ये कह लो कि तुम तो बचपन से सीखते आ रहे हो एलसीएम, एलसीएम का तो मतलब ही होता है लीस्ट,
सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो समझना बेटा, ये चार स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, वो पांच स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। तो वो कौन सी एक लोकेशन थी जिस टाइल पे दोनों के पैर पड़े थे, कभी भी पड़े हो, वो था जो 4 का भी मल्टीपल होता और 5 का भी मल्टीपल होता, और हर बार जो 4 के और 5 के मल्टीपल्स होंगे उन पे ही पढ़ते रहेंगे। तो पहला मल्टीपल क्या आया, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, वो है 20, अगला 40, अगला 60। बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस सवाल में कुछ नहीं करना था। अगर ये वाली कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप फिर से देखो, अब ये सवाल छोटा सवाल बनने जा रहा है। ठीक, ये हमारा सवाल था और अब ये आ रहा है जवाब। आपने कहा जी इसमें कॉमन टर्म बताइए, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। ये जा रहा हमारा 417 तक, और ये 16, देन 21, 26, और बेटा ये हमारा जा रहा है 466। इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो हम जो अब प्रोग्रेशन बनाने जा रहे हैं उसका कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन, कॉमन प्रोग्रेशन ऑफ कॉमन टर्म्स, ये क्या बनता, वो होता बच्चों एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। मतलब 4 और 5 का एलसीएम 20। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो तुम्हें पहला टर्म तो आइडेंटिफाई कर ही लिया था, फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा 21 आ ही गया था, और उसके बाद सब में 20 जोड़ते चलो तो 41, 61 और ऐसे करते करते अब तुम 401 तक तो पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म बनता 421। 421 तुम्हें 417 के आगे मिलता, मतलब इस सीरीज में नहीं मिलता, तो कॉमन नहीं बोल सकते थे। तो बेटा वो खाली सीरीज हमारी यहीं तक रह गई। ये बात बिल्कुल सबको अच्छे समझ में आई, परफेक्ट समझ में आई। मतलब क्या है, सारा गेम क्या है, पहला कॉमन टर्म ढूंढ लो और जो भी आपके डिफरेंस चल रहे थे उनका एलसीएम ले लो, आपका कॉमन प्रोग्रेशन जो है वो तैयार है। आप चाहे इसका सम निकालो, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, या और भी जो कुछ भी पूछा जाए। ठीक, तो बेटा यहां से अब मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो हम लोग लेते हैं एक प्रोग्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है 1 और डिफरेंस है 3। ले लेते हैं प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस है 7। हमें पता करना है इनके कॉमन टर्म्स, है ना। मतलब मैं लिख के दिखा देता हूं, जैसे 1, अब डिफरेंस 3 है तो मतलब 1 आ गया, फिर 4, फिर 7, फिर 10, 13 एंड सो ऑन। नीचे वाला क्या बन गया बच्चों, 3, फिर 10, फिर 70, ठीक है, उसके बाद में 24 एंड सो ऑन। अब हमें पता करना है इनके कॉमन टर्म्स। तो देखो तुम्हें पहला कॉमन टर्म तो मिल ही गया है बच्चों, पहला कॉमन टर्म तो 10 आ गया। तो हमारा जो कॉमन प्रोग्रेशन बनता वो स्टार्ट होता 10 से, और अब इसके बाद दूसरा कॉमन टर्म तुम यहां लिख के नहीं पता करोगे, दूसरा कॉमन टर्म तुम कहां से पता करोगे। ये डिफरेंस है D1, कितना चल रहा था 3, ये डिफरेंस है D2, कितना चल रहा था 7। तो तुम्हारा डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, ठीक 21। तो कॉमन डिफरेंस कितना चलना चाहिए 21। तो हमें पता चल गया कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 21 जोड़ दो, ये डिफरेंस चल रहा है तुम्हारा, वो आएगा 31। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 21 जोड़ दो, आ गया 52। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 73 एंड सो ऑन। आया ना मजा, जल्दी बोलो, ये बात सबको क्लियर हुई एकदम। कुछ नहीं करना होता है, सवाल मिलेगा, 2 सीरीज दे दी आपको और आपसे कह दिया कि भाई बताओ इसमें जो हमारे कॉमन टर्म्स हैं वो क्या होंगे। तो आपने क्या किया, जो पहला टर्म था वो तो आपको दिख ही जाता है और डिफरेंस एलसीएम से आ जाता है। अब क्योंकि आप ये अच्छे से सीख चुके हो, आपके दिमाग में बैठ चुकी है बात,
तो अब वो चाहे 3 सीरीज दे दें, 4 सीरीज दे दें, 10 सीरीज दे दें, आपको ये पता है कि बस आपको पहला कॉमन टर्म देखना हो, बाकी फिर डिफरेंस तो एलसीएम से ही मिल जाता है। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग हुआ कि सपोज मैं यहां पर अब एक नया सवाल और जोड़ देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भैया एक सीरीज और ले लो जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, सॉरी जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस 5 है। मतलब यहां पर हम लोग अब एक सीरीज और ले लेते हैं, समझना बात को क्या मैं बोल रहा हूं। लेट अस ऐड दिस सीरीज ऑल्सो, इन दोनों के साथ ये भी ले लेते हैं, 2 फिर 7 फिर 12 17 एंड सो। अब ये तीनों सीरीज हैं, आप मुझे तीनों सीरीज के लिए जो कॉमन टर्म है वो बताइए, तीनों सीरीज के लिए, तीनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं वो बताइए। चलिए, तीनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं वो बताइए। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार यहां तक तो, इसमें तो देखो कितनी जल्दी दूसरा टर्म दिख गया था, यहां 10 और 10, इधर बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि अब इसके आगे हम 17 के बाद में वो 22 दे देगा, ठीक है ना, फिर 27, तो कुछ ऐसा मैचिंग समझ नहीं आ रहा, देख करके ना समझ नहीं आ रही बात, क्या करेंगे। तो सुनो भाई, हर चीज अपने साथ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके आ रही। क्या होगा जब हमारे को 3 प्रोग्रेशंस मिलेंगे, 4 मिलेंगे? देखो दोस्त, अगर मैं कह रहा हूं कि तीनों प्रोग्रेशंस में कॉमन टर्म जो है वो हमें ढूंढने हैं, तो भाई साहब वो कॉमन टर्म है, तीनों में कॉमन है, तीनों में है तो दो में भी तो होंगे। अगर वो तीनों में कॉमन टर्म्स हैं तो बच्चों वो दो में भी कॉमन टर्म्स होंगे। अगर वो दो में है, आप मेरी बात समझना ध्यान से, अगर वो दो में है तो मतलब वो इन्हीं में से होंगे। तो तुम तो सिर्फ ये पता करो बच्चे, तुम तो सिर्फ ये पता करो कि इस प्रोग्रेशन में 10 नहीं आ रहा, 31 आता है क्या इस प्रोग्रेशन में? 31 आएगा क्या? अगर 31 आएगा तो वही पहला कॉमन टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्रेशन को देखो, 31 भी नहीं आ सकता इसके अंदर, तुम समझ ही गए क्यों। 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस इसका 5 चल रहा, उसे 31 करो तो एन आपका आएगा नहीं इंटीजर। तो अब चल के देखते हैं 52 पे, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस 5 इज 52, तो n माइनस वन इंटू 5 इज 50। बिल्कुल भाई साहब, हो गया हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये 3 प्रोग्रेशंस जो हमें दिए हुए थे, इन तीनों में जो कॉमन टर्म आया, फर्स्ट कॉमन टर्म, समझना बच्चों, जो फर्स्ट कॉमन टर्म आया वो आया हमारा 52, ठीक। अच्छा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो तुम समझते ही हो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ। कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इज एलसीएम ऑफ D1 D2 और D3। अब D1 क्या था वहां पे? D1 जो था हमारे पास वो था 3, है ना, D2 था 7 और ये आ गया 5, तो 3 7 एंड 5 इनका एलसीएम। अब ये तो सब बच्चों वाली बात हो गई आपके लिए, 105 आ गया, ठीक। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट कॉमन टर्म 52 है और कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो 105 बनेगा। तो क्या बढ़िया सीरीज मैंने निकाल के दिखाई आपको, कि अगर हमें 3 भी दे दोगे तो भी हम बता देंगे। अब 4 आएंगे तो तरीका तो मैं समझ में आ ही गया, अब तो कोई ऐसा मसला है नहीं। तो आगे सुनो, अब मजेदार बात, इस सवाल के साथ में जो कहानी जुड़ी हुई है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले तुम्हें वो एलसीएम वाली बात तो समझ में आई गई कि भाई यहाँ पे 3 बंदर थे, टाइल्स लगे हुए थे, एक बंदर जो है वो समझ लो 3-3 स्टेप्स आगे बढ़ता था, दूसरा बंदर 7-7, है ना, और तीसरा बंदर जो था वो 5-5 आगे बढ़ रहा था। तो अगर वो एक टाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो वो टाइल है 52nd टाइल पे ये पहली बार 7-7 आए थे, एक समय पे नहीं आए थे, लेकिन 52 टाइल वो वाली थी जिस पर तीनों ने पैर रखे थे। अगली बार 105 टाइल्स आगे तीनों के पैर दिखेंगे तुम्हें एक साथ, तीनों के फुट स्टेप्स दिखेंगे एक साथ। ये बात समझो, ये सबसे प्यारी बात थी। और अब इस सवाल की कहानी क्या है? ये सवाल तो है पिछले साल जेई एडवांस में आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा कैसे पूछा गया था। देखिए, अब फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू प्रोग्रेशंस, पर ये इधर से देखिए, इस जगह से, तो इधर से देखना क्वेश्चन को, इस जगह से। लेट AP AD denote the set of all the terms of an infinite AP
विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, मतलब है ये चीज क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे AP14, तो इसका मतलब होगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, डिफरेंस 4 होगा, मतलब 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। तो अब समझना यहां क्या लिखा है, AP13, फिर ये तो समझ गए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप समझते ना, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म्स। तो AP13, ठीक है, AP13 हमारी कैसी दिखती, अभी हाल जो हम लोगों ने देखा था बच्चों, AP13 कैसी दिखती जो अभी हमने बनाई थी, मतलब उसका फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन डिफरेंस 3 होगा, तो जैसे 1 आ गया, फिर 4, फिर 7, फिर 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही AP37 मतलब 3, फिर 10, ठीक है, उसके बाद 17 एंड सो ऑन। और AP25 मतलब 2, फिर 7, फिर 12 एंड सो ऑन। इन तीनों एपीस में जो कॉमन टर्म्स थे, ये ऐसे आके ना इंटरसेक्शन करा दिया तीनों का, इंटरसेक्शन का मतलब तीनों में जो कॉमन टर्म्स थे, तो तीनों में जो कॉमन टर्म्स थे उसकी एक नई एपी बनाई गई AD, मतलब ए हो गया उस नई एपी का फर्स्ट टर्म। जो हम लोगों ने ध्यान से देखो पिछले सवाल में यही तो किया था हम लोगों ने, फर्स्ट टर्म क्या निकला 52, डिफरेंस क्या निकला 105, ठीक है, तो ए हमारा 52 था, इन दोनों में जो सब कॉमन टर्म आया तीनों में, और डिफरेंस जो तीनों में आया वो आया 105। तो क्या चीज बन गई यहां से, वो बन गया 157, ठीक। तो a प्लस डी की वैल्यू निकालनी थी, a प्लस डी कितना आ गया बच्चों, इट बिकम्स 15। सभी लोग अच्छे से समझ में आया, और तुम्हें यहां से मेरा एजेंडा पूरा समझ में आ गया होगा कि ये मैंने तुमको अभी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यार हम लोग बड़े स्टेप वाइज प्रोसेस में चलेंगे। तुमने देखा मैंने तुम्हें सिर्फ एनएट टर्म पढ़ाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसमें हमने बोर्ड्स भी कवर कर लिया, उसमें ही हमने ट्रिकी प्रॉब्लम्स और भी देख लिए, कुछ ट्रिक्स भी देख ली, और अब हम उसमें आए हुए जेई एडवांस की प्रॉब्लम को भी कर चुके हैं जो रिसेंटली पूछी गई थी, ठीक है बच्चों। तो यहां तक जो है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से, और हमारा आगे का भी जो एजेंडा है वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। तो चलिए आज की क्लास यहां समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, और उसको आप ट्राई करना, हम लोग आगे आने वाली स्टेजेस में उस क्वेश्चन उनके क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, ठीक। तो अब बच्चों आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, चलिए ओके।